8 तारीख तीसरा महीना 2024 ये वो तारीख है जब आप लोगों के सीएसएस 2024 के एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे। यानी ये अगला एक माह ही है जिसने आपका फ्यूचर डिसाइड करना है। तो ऐसे में पैनिक करना, परेशान होना इज़ क्वाइट नॉर्मल। लेकिन इस वक्त में ये इस 20 दिनों में ये एक माह में क्या करना है और क्या नहीं करना, ये जानना आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सम डूज एंड डोंट्स फॉर सीएसएस 2024 एस्पिरेंट्स। कंसीडर इट एज अ फाइनल एडवाइस फ्रॉम माय साइड। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं कुछ डूज की। सबसे पहला, प्रियोरिटाइज रिवीजन। रिवीजन करना स्टार्ट करें। आपने होपफुली स्टार्ट की होगी, नहीं की तो रिवाइज करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, जितना रिवाइज करेंगे उतना चीज़ें आपके माइंड में रिटेन होंगी, उतना आपको फ़ायदा होगा। सेकंड, प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स को प्रैक्टिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पास्ट पेपर्स में से अक्सर आपके जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे होते हैं, और वैसे भी जब हम वो सॉल्व करते हैं तो हमें एग्जामिनर की अप्रोच का पता चलता है, डिफरेंट डोमेन्स का पता चलता है कि किस डोमेन में से एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, तो पास्ट पेपर्स अगर नहीं किए तो अभी भी वक्त है, उन्हें कर लें। उसके बाद प्रैक्टिस राइटिंग। राइटिंग आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, राइटिंग में ये नहीं है कि आप जी कैसा लिख रहे हो, बल्कि राइटिंग में मैं वो चीज़ें लाऊंगी कि राइटिंग स्पीड क्या है, चीज़ों को मैनेज आप कैसे करते हो, किस तरह से लिखते हो, आपकी प्रेजेंटेशन जो है, पेपर प्रेजेंटेशन, वो कैसी है। तो इन सब चीज़ों की आपको अभी से प्रैक्टिस करनी है। ऑन द स्पॉट कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैं ये कहा करती हूँ कि जो हमारा सीएसएस है, ये सिर्फ पढ़ने का इम्तिहान नहीं है, ये लिखने का इम्तिहान है। हमने कितना याद किया हुआ है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने पेपर में क्या लिखा है इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो राइटिंग को प्रैक्टिस करो। देन ऑर्गेनाइज योर नोट्स। आपने फॉर श्योर नोट्स बनाए होंगे। अब वो जो नोट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दो, उनको कम से कम करना स्टार्ट कर दो। यानी अगर एक टॉपिक आपने 4 से 5 पेजेस पे उसके एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, तो उसको 4-5 पॉइंट में ले आओ, उसको एक डायग्राम में ले आओ, या उसकी किसी मैप की फॉर्म में ले आओ। ठीक है, आपके जो नोट्स हैं वो मैक्सिमम 10 से 15 पेजेस होने चाहिए एक बुक के। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप अगर इस तरह के नोट्स बनाओगे तब ही आप पेपर्स के दौरान उस सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकोगे, अदरवाइज आपको टाइम नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो नोट्स को ऑर्गेनाइज कर लें। देन फोकस ऑन हैंड राइटिंग। मैंने राइटिंग में अलग चीज़ें बोली कि राइटिंग स्पीड क्या है और आपकी पेपर प्रेजेंटेशन क्या है, और हैंड राइटिंग में आप कैसा लिख रहे हो ये चीज़ आती है। अब बहुत से बच्चे ये समझ लेते हैं कि जी हमने हैंड राइटिंग इंप्रूव करनी है, हमें जी कोई खताती करनी है और बहुत जी अच्छी हाई क्लास हैंड राइटिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, आपकी हैंड राइटिंग जस्ट ऐसी हो कि एग्जामिनर को समझ आ जाए, बस ये पता चल जाए कि आपने लिखा क्या है, इट्स मोर देन इनफ। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में आपको 5 के 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब आपको पूरा 100 मार्क्स का पेपर आता है, लेकिन आप टाइम ही मैनेज नहीं कर पाए, आपने 3 अटेम्प्ट किए हैं, टाइम ख़त्म हो गया है, तो बात तो वहीं की वहीं रहेगी ना। ठीक है, एग्जामिनर को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कितना आता था, उसने तो सिर्फ उसी के मार्क्स देने हैं जो आपने लिखा है। राइट, तो टाइम मैनेजमेंट जो है इसको अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। देन सीक गाइडेंस। अब किसी चीज़ में आपको मसला आ रहा है, आपको टाइम मैनेजमेंट का नीचे जो है वो पता चल रहा है कैसे करें, हैंड राइटिंग में मसला है, जो एसेज हैं उनमें मसला है, तो गाइडेंस लें किसी मेंटोर से, किसी टीचर से, किसी से भी हेल्प लें। ठीक है, गाइडेंस लेने में और इस टाइम में लेने पे भी कोई हर्ज नहीं है। फाइन। उसके बाद मेंटेन अ हेल्दी रूटीन। अब देखो, ये जो आखिरी माह है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि जी हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि जी हमारा सीएसएस पास हो जाए। तो ये भी एक सही रूटीन नहीं है। आप एक हेल्दी रूटीन रखो, अपना 6 से 7 घंटे की स्लीप लाजमी लो। ठीक है, अपनी डाइट जो है उसका सही ख्याल रखो, सही डाइट लो, और इन सब के साथ पढ़ो। ठीक है, उसके बाद स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड। ये वो वक्त है जब आपको
इधर-उधर वाले भी परेशान करेंगे कि जी आप नहीं कर सकते, और आपके अंदर भी कोई आपको ये बोल रहा होगा कि आपसे नहीं हो पाएगा। तो यही वो वक़्त है जब मोटिवेट होना है, यही वो वक़्त है जब पॉज़िटिव रहना है। तो जो लोग सबसे पहले आपको नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं कि आप नहीं कर सकते, पहले तो उनसे कट ऑफ हो जाएँ। अलग हो जाएँ एक माह के लिए उनसे, ठीक है? जितने भी ग्रुप्स हैं जहाँ पे ऐसी बातें करते हैं बाकी एस्पिरेंट्स कि मैंने ये कर लिया, मैं इतना-इतना कर लिया तो मैं पास कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते, तो उन सब ग्रुप्स को लीव कर दो, ठीक है? और ये 1 माह सिर्फ़ खुद पे फ़ोकस करो, अपने पे बिलीव रखो, और हाँ, खुद को ये यकीन दिलाओ कि आप कर सकते हो। अब कुछ डोंट्स की बात करते हैं। ट्राई टू लर्न अ न्यू थिंग। देखो, ये जो 1 माह है, इसमें कोशिश करें कि जो पहले वाला है उसी को रिवाइज़ करें। नया पढ़ने के चक्कर में आप पिछला भी भूल जाओगे, ठीक है? तो नई चीज़ लर्न करना मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। उसके बाद पैनिक और ओवर स्ट्रेस, ठीक है, परेशानी होती है, नेचुरल है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हो जाना, ये हमारे बस में होते हैं और ये गलत है, ठीक है? कंट्रोल करें अपने नर्व्स पे। उसके बाद निग्लेक्ट योर वेल-बीइंग, मतलब ये मैंने पहले भी कहा ना कि आप अगर पढ़ाई के चक्कर में अपनी जो स्टडी रूटीन जो है वो इतनी ज़्यादा कर लेते हो कि उसमें आपको ना सोने का टाइम मिल रहा है, ना सही से खाने-पीने का मिल रहा है, तो आप अपनी वेल-बीइंग, अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। इसका रिज़ल्ट ये हो सकता है कि आप जो है पेपर्स के दौरान सही से परफ़ॉर्म ही ना कर पाओ, ठीक है? तो इसको हरगिज़ नहीं करना। उसके बाद कंपेयर योरसेल्फ टू अदर, ये मत किया करें, ठीक है? अगर कोई और एस्पिरेंट ये कह रहा है कि मैंने ऐसे की 20 डोमेन्स प्रिपेयर किए हैं और आपने 15 की हुई हैं, तो आप उसके साथ कंपेयर करके अभी से जो है वो नेगेटिव साइड पे नहीं चले जाओ कि आप तो ऐसे अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है? हो सकता है जो आपने 15 डोमेन्स किए हैं उसी में से आ जाए, ठीक है? तो इसलिए खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करें, अपनी तैयारी पे और खुद पे बिलीव रखें। देन इग्नोरिंग मॉक टेस्ट इज़ एन अदर नो फ्रॉम माय साइड, ठीक है? मॉक टेस्ट देना मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेडमीज़ नहीं जॉइन करूँ, नहीं जो पूरे 6 माह, 8 माह, लेकिन मॉक टेस्ट आखिरी माह में और आखिरी तकरीबन 2 माह में लाज़मी दें, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको क्या-क्या फ़ायदे होने वाले हैं। एक, आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगी, ठीक है? कि आपने किस तरह से टाइम को मैनेज करना है। आपको पेपर प्रेज़ेंटेशन आ जाएगी, आपने क्वेश्चन को कितना लेंथी करना है, किस तरह से अटेम्प्ट करनी है, आपको ये पता चल जाएगा। आपकी हैंड राइटिंग जो है वो इम्प्रूव होगी, आपकी राइटिंग स्पीड इम्प्रूव होगी, और साथ ही आपको पता चलेगा कि आपके जो हैं लूप होल्स कौन से हैं जिनको आपने जो है वो ठीक करना है, और आपकी क्या स्ट्रेंथ है आपको ये भी पता चलेगा, ठीक है? तो ये करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद रीडिंग विदाउट मेकिंग नोट्स, मतलब ये बहुत बड़ी गलती होती है एस्पिरेंट्स की कि वो कहते हैं कि जी मेरे पास ये बुक्स हैं, मैं बस इन्हीं से रीड करूँगी या करूँगा और बस जी मेरा काम हो जाएगा। नहीं, आप खुद के नोट्स बनाओ। अब वो बुक तो बाकी हज़ारों लोग भी कर रहे होंगे ना, तो वही बुक जो है वही रटा-रटाया जाके लिखोगे तो नंबर तो नहीं मिलने वाले ना। तो नोट्स बनाओ, खुद से बनाओ, डिफरेंट साइट्स को विज़िट करो, डिफरेंट सोर्सेज़ को विज़िट करो, और उसके बाद वो नोट्स कंपाइल करो खुद के और फिर उनको प्रिपेयर करो। देन स्किपिंग राइटिंग प्रैक्टिस, अगेन इट्स अ बिग नो फ्रॉम माय साइड। मतलब आप राइटिंग प्रैक्टिस को बिल्कुल इग्नोर कर दो, आप कहो कि जी बस मैंने याद कर लिया, इट्स इनफ। नहीं, लिखना भी ज़रूरी है। उसके बाद सॉल्विंग पास्ट पेपर जो है इस चीज़ को ओमिट कर देना, ये भी आपकी एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। अगर आपने अब तक नहीं किए, मैं अगेन इस चीज़ को कह रही हूँ कि अभी भी वक्त है, पास्ट पेपर्स कर लो, ठीक है? पास्ट पेपर में ये नहीं है कि आप जी 1980 की तरफ चले जाओ। आप जो है 2016 को, क्योंकि 2016 में पैटर्न चेंज हुआ था, तो 2016 के बाद वाले जो पेपर्स हैं वो सबके निकाल के उनको सॉल्व कर लो, ठीक है? लेकिन लाजमी कर लो। उसके बाद कुछ एडिशनल टिप्स बताती हूँ। सबसे पहले आपके जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो भी एग्ज़ाम मटेरियल है, वो पहले ही प्रिपेयर कर लो, ठीक है? आपको क्या-क्या लेके जाना है, पेन लेके जाना है, पॉइंटर लेके जाना है, पेंसिल लेके जानी है, क्या चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है? और आपने रिवीजन के लिए कौन से नोट्स जो हैं वो आपको चाहिए, तो ये आपकी चीज़ें पहले से प्रिपेयर हों, एग्ज़ाम वाले दिन ये बर्डन आप पे नहीं होना चाहिए। उसके बाद सुबह अगर एग्ज़ाम है, तो रात को लेट नाइट तक बैठ के कभी भी नहीं पढ़ना, बल्कि एक अच्छी नींद लेनी है, ठीक है? 6-7 घंटे की नींद लेनी है। उसके बाद फ्रेश होके जाके पहला पेपर देना है, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आपको दूसरा पेपर देना होगा। तो ऐसे में आपको नींद लेना बहुत ज़रूरी है।
उसके बाद आप जो है एग्ज़ाम हॉल हमेशा जल्दी पहुँचो। पहला जो पेपर होगा वो 9 बजे होता है, तो आप ट्राई करो 8 बजे आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में हो, ताकि किसी भी तरह के अननेसेसरी स्ट्रेस से जान छूट जाए। ठीक है? उसके बाद आपने जब पेपर अटेम्प्ट करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बस एक दफ़ा पढ़ा और आप, हो सकता है आपको कुछ गलत समझ आया और आपने उस डोमेन में लिख दिया, तो क्वेश्चन तो गलत हो गया ना? तो अच्छे से क्वेश्चन को 2-3 दफ़ा रीड करना है, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन ज़्यादा आता है तो जी उस पे लिखने ही बैठ जाओ, बाकियों के लिए टाइम ना बचे, नहीं। अपने टाइम को मैनेज करना है कि मैंने इतना टाइम इस क्वेश्चन को देना है। फाइन। उसके बाद आपने बहुत काम रहना है पेपर देते हुए। ऐसी टेंशन नहीं ले लेनी कि मुझे जी ये एक सवाल आता है, दूसरा नहीं आता, क्या बनेगा? नहीं, पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आराम से, सुकून से, और उसके बाद जो है सेकंड को देखें, उसको अटेम्प्ट करें। जितना आता है, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लिखते हुए भी आपको चीज़ें याद आ रही होती हैं, ठीक है? तो आपने हमेशा काम रहना है, एंड दैट्स इट। आई होप कि ये सारी टिप्स जो हैं वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कुछ भी, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।